गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे कि कैसे फ्लूइड मैकेनिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कैसे उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो। फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। देयरफॉर लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ आर फ्लूइड्स। तो लिक्विड और गैसेस दोनों को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। तो अब कुछ डेफिनेशंस की हम बात कर लेते हैं। डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वैसे तो डेंसिटी जनरली यूनिफॉर्म रहती है, तो हम डायरेक्टली मास अपॉन वॉल्यूम बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म लिक्विड है तो फिर हम डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? तो डेंसिटी को हम उस स्मॉल पार्ट पे लिख सकते हैं इस तरह से, डेल्टा एम बाय डेल्टा वी या डी एम बाय डी वी। तो एक स्मॉल पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी का क्या होता है? तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल रेज टू द पावर -3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम एल रेज टू द पावर -3। एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होती है, सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होता है, विच इज 1 केजी पर लीटर। अच्छा, 1 लीटर में ध्यान रखना है 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होता है? सेंटीमीटर में आंसर आता है, और 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ये मीटर में आंसर आता है। ठीक है, वाटर की डेंसिटी 1 इंटू 10 की पावर 3 होती है। मतलब एसआई यूनिट में 1000 होती है, सीजीएस यूनिट में 1 ग्राम पर सीसी होती है। ठीक है, और मर्करी की होती है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट एक टर्म होती है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेशली तो प्योर वाटर की हम बात करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ नहीं भी मेंशन तो हम ये बोल देते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बजाय सब्सटेंस भी हो सकता है, कोई और सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, जनरली हम इस तरह से यूज करते हैं। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक तरीके से रिलेटिव डेंसिटी के लिए ही टर्म यूज की जाती है, उसी तरह की चीज है ये। तो it is defined as the ratio of the specific weight of the given fluid to the specific weight of pure water। ठीक है, तो specific weight of given liquid divided by specific weight। तो ये specific gravity होती है। तो density of ये क्या हो जाएगा? जो liquid है into g, ये उसका specific weight होता है। specific weight is weight per unit mass। तो weight per unit mass is density into acceleration due to gravity। और फिर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी करेंगे तो ये सेम एज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, और उनको हम एक ही जैसा मान सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। फिर कुछ चीजें ध्यान रखनी है। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस पॉजिटिव स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी है या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसकी कोई खुद की यूनिट नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट या किसी भी सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, क्योंकि ये रेशो होता है सेम टाइप की क्वांटिटीज का। तो इसकी कोई खुद की न्यूमेरिकल वैल्यू या यूनिट नहीं होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। देन एक इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पर हम यूज करते हैं, दैट इज द प्रेशर। कि प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर आप सब लोग जानते ही हैं कि क्या होता है प्रेशर। प्रेशर को हिंदी में दबाव बोला जाता है, दाब बोला जाता है। तो प्रेशर का मीन्स क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास एरिया है, ठीक है, एरिया है ए, उस पर फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली, एफ परपेंडिकुलर, ये फोर्स लग रहा है। तो एरिया को कैसे डिफाइन किया जाता है? परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, देखो, फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2, और एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? एम एल माइनस 1 टी की पावर -2। यूनिट्स जो है प्रेशर की, तो एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल, या इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया है तो। ठीक है,
और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं जो इनका हमें आइडिया होना चाहिए। प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, बार एंड टॉर। 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। बाकी हम अप्रोक्सीमेटली यूज इसको 10⁵ पास्कल ही कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बात करें तो थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, 1.01325 बार हम बोल सकते हैं, या 760 टॉर। जो 1 बार जो है, ध्यान रखना है, देखो अंतर क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर को हम 1 बार के बराबर मान लेते हैं, लेकिन अंतर यह है कि 1 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10⁵ पास्कल एंड 1 एटमॉस्फेयर इज approximately equal to 10⁵, मतलब 1 atmosphere is exactly 1.01325 into 10⁵ पास्कल, ठीक है। लेकिन जो बार है वो एग्जैक्टली इसके बराबर होता है, तो इसलिए 1 एटमॉस्फेयर जो है 1 बार से थोड़ा सा बड़ा होगा। और 760 टॉर, जो टॉर है, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। ये भी अपन आगे स्टडी करेंगे 1 mm ऑफ Hg का मतलब क्या है। वैसे ये हाइट से रिलेटेड होता है कि जैसे 1 mm ऑफ Hg है, मतलब मरकरी का 1 मिलीमीटर कॉलम का जो लिक्विड है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, ये भी हम स्टडी भी करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। डेंसिटी जिस लिक्विड की हम बात करें मरकरी की, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच हाइट। देन लेट्स डिस्कस अबाउट वेरिएशन ऑफ प्रेशर। अच्छा, पहले एक डाउट पूछा है कि अगर एंगल पे फोर्स लग रहा होगा, एंगल पे फोर्स लग रहा है तो प्रेशर के लिए हमें उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा फोर्स का, ठीक है। अगर फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, मान लो कुछ वर्टिकल से थीटा एंगल पे लग रहा है, तो हमें इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा प्रेशर के लिए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वर्टिकल से या नॉर्मल से एंगल थीटा है तो एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए, ये हमें करना पड़ेगा अगर एंगल पे फोर्स लग रहा है तो। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर की, कि प्रेशर कैसे वेरी करता है। तो हाइट के साथ कैसे वेरी करता है, तो जैसे जैसे हम लिक्विड में नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है। एच नीचे जाने पे कितना प्रेशर बढ़ जाता है, रो जी एच। तो P2 माइनस P1 इज रो जी एच के बराबर ये होता है। अगर ऊपर जाएंगे तो उतना ही कम हो जाएगा, माइनस रो जी एच आ जाएगा। मतलब अगर मैं P1 को लिखूंगा तो P1 क्या आएगा, P2 माइनस रो जी एच। फिर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात करेंगे तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो है सेम रहता है, ठीक है। तो स्टेशनरी कनेक्टेड अगर फ्लूइड है तो सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है। इसमें भी थोड़ा ध्यान देना है कि ये सिर्फ जरूरी नहीं ऐसा ही वैसा है, कोई भी अगर कनेक्टेड स्टेशनरी फ्लूइड है, मान लो ऐसा कुछ पाइप है जा रहा है और ये किसी और वेसल से कनेक्टेड है, ये पूरा फ्लूइड आपस में कनेक्टेड है और स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब इसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो फिर हर सेम लेवल पे अगर हम देखेंगे स्टेशनरी कनेक्टेड फ्लूइड में तो हर पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। अच्छा, लेकिन फ्लूइड भी सेम होना चाहिए। ऐसा है कि मतलब वाटर है तो पूरा वाटर होना चाहिए, ऐसा नहीं बीच में वाटर कहीं मरकरी आ गया, तो हर जगह पे सेम होना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं तो सबका प्रेशर सेम हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ये भी कई बार काम आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अच्छा, एक और चीज, अगर कई बार डेंसिटी वेरिएबल दे दें तो ये जो फॉर्मूला है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच, ये तब लगता है जब डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर डेंसिटी वेरिएबल दे दी हमको, तो डेंसिटी वेरिएबल दे देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, तो फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे मान ले किसी z हाइट पे dz डिफरेंस है, यहाँ का प्रेशर हमने P माना और यहाँ का P प्लस डी पी। एक्चुअली ऊपर जाने पे प्रेशर कम होता है, लेकिन जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो यही कहती है कि z पे हमने z में dz ऐड किया तो P में P प्लस डी पी लिखेंगे। अब प्रेशर डिक्रीज होगा तो हम बोल देंगे माई, या तो ऐसा बोल दें या फिर ऐसा बोल देंगे dp बाय dz किसके बराबर होता है, माइनस रो जी के बराबर होता है। तो एग्जैक्ट रिलेशन ये होता है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस रो जी इंटू डेल्टा जेड आ जाएगा। डेल्टा जेड हाइट को डिनोट करेगा। अगर डेंसिटी जेड का फंक्शन है तो फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dp इज इक्वल टू माइनस रो जी डी जेड, उसका इंटीग्रेशन करके प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बाई चांस कहीं पे डेंसिटी वेरिएबल दे दी तो फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ सकता है।
अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट लॉ की हम बात करते हैं विच इज पास्कल्स लॉ, कि पास्कल्स लॉ क्या होता है। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर लिक्विड है, आपस में कनेक्टेड फ्लूइड है, स्टेशनरी फ्लूइड है, अगर हम एक पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो हर पॉइंट का प्रेशर इक्वल अमाउंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, वी इंक्रीज द प्रेशर एट अ पॉइंट, देन द सेम प्रेशर चेंज विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल दी पॉइंट्स, मतलब हर पॉइंट का प्रेशर उतने ही अमाउंट से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि द प्रेशर इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इज चेंज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द चेंज इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड, मतलब बिना मैग्नीट्यूड में कम हुए हर पॉइंट पे चेंज हो जाएगा प्रेशर। अच्छा, पिछले में एक डाउट आ रहा है, जेड क्या? जेड इज हाइट। जैसे हमने माना कि डेंसिटी मान लो जेड हाइट के साथ वेरी कर रही है, तो जेड हाइट पर अगर प्रेशर पी है और उसके ऊपर डी जेड हाइट पर प्रेशर पी प्लस डी पी है, तो ये आ जाएगा रिलेशन। ठीक है, तो ये जेड क्या बता रहा है कि हाइट के साथ, जेड हाइट को डिनोट कर रहा है कि अगर डेंसिटी हाइट के साथ वेरी कर रही है, देखो प्रैक्टिकली वेरी करती ही है, जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे पानी पे दबाव बढ़ेगा तो वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन हम आइडियल फ्लूइड मान के चलते हैं, तो आइडियल फ्लूइड में डेंसिटी को कांस्टेंट मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हमेशा कांस्टेंट वाला आएगा। तो कुछ नहीं दिया तो हमेशा हम डेंसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं, लेकिन अगर दे दिया कहीं पर कि डेंसिटी वेरी कर रही है, जैसे ऐसा दे दिया कि डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू जेड स्क्वायर है, रो नॉट जेड स्क्वायर, ये डेंसिटी दे दी। ठीक है कि z के साथ, हाइट के साथ डेंसिटी वेरी कर रही है, तो फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए। चलो, पास्कल्स लॉ हम देख रहे थे कि पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम फ्लूइड है, स्टेशनरी कनेक्टेड फ्लूइड है, और फ्लूइड को हम कैसा मानते हैं? इनकम्प्रेसिबल। मेनली यहाँ पर हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, फ्लूइड में भी गैसेस की बात नहीं कर रहे, कि फ्लूइड जो लिक्विड को मान रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल मान रहे हैं, विस्कस इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और डेंसिटी को थ्रू आउट क्या मानते हैं? सेम मानते हैं। तो अगर एक पॉइंट का प्रेशर कुछ अमाउंट से बढ़ाएंगे तो हर पॉइंट का प्रेशर सेम अमाउंट से बढ़ जाएगा। अब इसका यूज क्या होता है पास्कल्स लॉ का? तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स वगैरह होती हैं, ब्रेक्स होती हैं, उनमें इसको यूज किया जाता है। जैसे कॉमन ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इसके क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? एक अरेंजमेंट है जिसमें हम कम फोर्स लगाकर हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करते हैं। तो कैसे वर्क करता है ये? तो देखो, इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट में ऐसे दो, ये हमारे पास इस तरह के ओपनिंग्स होते हैं या सिलेंड्रिकल पार्ट होते हैं। यहाँ पे एक का एरिया जो A2 है, ये बड़ा एरिया है, A1 जो है छोटा एरिया है। यहाँ पे जो बड़ा वाला एरिया, इसके ऊपर हमने हैवी ऑब्जेक्ट्स रख दिए, जैसे व्हीकल्स वगैरह रख दिए, उनको लिफ्ट करना है। जैसे सर्विस सेंटर्स पे बड़े बड़े हैवी हैवी व्हीकल्स को लिफ्ट करना है, तो क्या यूज किया जाता है? हाइड्रोलिक पंप या हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज किया जा सकता है। तो क्या करते हैं, ये जो स्मॉलर आर्म है, यहाँ पर अगर हमने F1 फोर्स लगाया तो यहाँ का प्रेशर कितना बढ़ गया? F1 बाई A1, है ना। अगर हमने स्मॉलर आर्म पे F1 फोर्स लगाया, इसका एरिया A1 है, तो कितना प्रेशर बढ़ गया यहाँ पे? F1 बाई A1। अब पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि सेम जो प्रेशर चेंज हमने यहाँ पे किया वो पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे F2 फोर्स डेवलप हुआ और इसका एरिया A2 है, तो कितना प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ? एक तरीके से F2 बाई A2। लेकिन पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर एक पॉइंट पे चेंज करेंगे उतना ही हर पॉइंट पे चेंज होगा, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर चेंज है वो भी F1 बाई A1 के बराबर आना चाहिए। तो F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2 होना चाहिए। तो यहां से हम देखेंगे तो F2 जो आएगा फोर्स, हमने यहाँ पे तो F1 फोर्स लगाया, F2 किसके बराबर आएगा? F1 बाई A1 इंटू A2। ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम देखें, इफ A2 is greater than A1, अगर A2 A1 से बहुत बड़ा हो गया, then F2 would be greater than F1, F2 F1 से बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी मान लो A2 बाई A1 का रेशियो 100 है, तो F2 बाई F1 का रेशियो भी 100 हो जाएगा। यानी कि हम 1 न्यूटन फोर्स लगा के 100 न्यूटन फोर्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, या 10 न्यूटन लगा के 1000 न्यूटन जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना है तो हम कम फोर्स से भी उनको लिफ्ट कर सकते हैं,
ठीक है, तो बस एरिया का रेशो जितना ज्यादा होगा उतने कम फोर्स से हम उतने हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसमें ऐसा लगता है कई बार कि हमने एनर्जी गेन कर रहे हैं, भाई हमने कम फोर्स लगाया, ज्यादा ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर दिया, नहीं, एनर्जी गेन नहीं कर रहे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो काफी ज्यादा होगा और यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो काफी कम होगा। तो x1 मतलब वर्क एक तरीके से सेम होगा, जितना वर्क हम यहाँ पे कर रहे हैं नीचे ले जाने में, उतना ही वर्क इसको ऊपर ले जाने में भी कर रहे हैं, तो वर्क विल बी सेम। ठीक है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कम फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे हम मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं, तो 5 न्यूटन हम कितनी भी दूरी तक लगा सकते हैं, लेकिन 5000 न्यूटन हम एक थोड़ा सा भी नहीं खिसका सकते। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, भले डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं उसको लिफ्ट करने के लिए। तो ये इसका इंपॉर्टेंस होता है। तो जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए तो देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डायमीटर ऑफ पिस्टन P2 इज 50 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ पिस्टन P1 इज 10 सेंटीमीटर। P2 का डायमीटर दे रखा है, P1 का डायमीटर। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन P2 व्हेन अ फोर्स 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन P1? तो F2 by F1 इज इक्वल टू P2 by सॉरी F2 by F1 इज इक्वल टू A2 by A1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस स्क्वायर या डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। तो ये पाई का फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, तो यह रहेगा D2 बाय D1 का स्क्वायर। तो D2 कितना है, पिस्टन का डायमीटर P2 का कितना था 50 और दूसरे का 10, तो D2 हो गया 50 बाय 10। यूनिट्स कैंसिल ही हो जाएंगे जब हम रेशियो लेते हैं, तो यह आएगा 25। तो F2 इज इक्वल टू 25 टाइम्स F1, तो 25 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो इतना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर फ्लूइड एसिलरेट कर रहा है तो प्रेशर कैसे वेरी करेगा उसमें, ये अब हमको देखना है कि एसिलरेटिंग फ्लूइड में प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। देखो पिछले क्वेश्चन में जैसे कुछ नहीं दिया तो हमेशा पिस्टन वगैरह को हम कैसा मानेंगे, सर्कुलर। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन हम क्या मानते हैं कि हम जो मानते हैं सिलिंड्रिकल टाइप का वो स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अगर कुछ दिया है तो फिर उसके अकॉर्डिंग लेकर चलना है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया, और वैसे भी डायमीटर अगर बोल रहे हैं तो डायमीटर किसका हम बात करेंगे, सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही डायमीटर की बात करेंगे। एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर उसके लिए तो डायमीटर या रेडियस की बात नहीं करेंगे। तो पिस्टन जो है अगर वैसे भी कुछ नहीं दिया तो हमें सर्कुलर मानना है, और बाकी यहाँ पर डायमीटर या रेडियस की बात कर रहे हैं, वहां से भी हम ये श्योर हो सकते हैं कि पिस्टन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, और पिस्टन हमेशा कैसा होगा, एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मतलब स्फीयर या उससे कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, 2 डायमेंशनल एक वो डिस्क जैसी होगी या प्लेट जैसी होगी, इस तरह का होगा। चलो अब एसिलरेटिंग फ्रेम में कैसे जो है प्रेशर वेरी करता है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर एसिलरेशन है वेसल का तो G की जगह क्या आ जाता है, G इफेक्टिव आ जाता है। मान लो ये लिक्विड ऊपर जा रहा है A एसिलरेशन से, तो G इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि G इफेक्टिव क्या होता है। अगर ये लिक्विड A एसिलरेशन से ऊपर जा रहा है तो G इफेक्टिव क्या हो जाता है, G प्लस A। ठीक है, और अगर A एसिलरेशन से नीचे जाता है तो G इफेक्टिव क्या हो जाता है, G माइनस A। तो ऐसे केस में जो प्रेशर डिफरेंस है, फिर से वही H नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जैसे पहले रो GH होता था, अब यहाँ पे रो G इफेक्टिव इंटू H, ये आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल अगर डायरेक्शन में लिक्विड का एसिलरेशन हो रहा है तो फिर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम नहीं रहेगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी प्रेशर यहाँ पे अब क्या होने लगेगा, बदलने लगेगा। और एसिलरेशन जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पे प्रेशर बढ़ेगा।
तो P1 का प्रेशर P2 से ज्यादा हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L है, लेंथ L है, तो P1 माइनस P2 किसके बराबर होगा, रो AL, और लिक्विड का सरफेस एक इंक्लाइंड शेप ले लेगा जिसका एंगल आएगा tan थीटा इज A/G। देखो इसको भी हम ऐसे ही याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे एसिलरेशन अगर आगे की तरफ है, तो एसिलरेशन आगे की तरफ है तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है ना। सूडो फोर्स कहां की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। अब जैसे mg नीचे की तरफ लगता है, तो mg की डायरेक्शन में या g की डायरेक्शन में प्रेशर कितना बढ़ता है, रो जी एच। ऐसे ही सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा m में, तो उसके कारण एसिलरेशन में a का इफेक्ट आएगा। तो एसिलरेशन या सूडो फोर्स की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए P1 जो है P2 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा, जैसे वहां पे रो जी एच होता था, ऐसी L पीछे जाने पे, कि अगर ये पॉइंट है, यहाँ का प्रेशर है P2, यहाँ का P1, इनके बीच की डिस्टेंस है L, तो L पीछे जाने पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो रो AL, सूडो फोर्स की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ जाएगा। और लिक्विड एक इंक्लाइंड शेप ले लेता है जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से क्या आ जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू A/G। ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि बॉयंसी क्या होता है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो बॉयंट फोर्स क्या होता है, तो बॉयंट फोर्स क्या होता है, इफ अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, it experiences an upward force due to the fluid surrounding it. This phenomenon of force exerted by fluid on the body is called buoyancy and the force is called buoyant force or upthrust। ठीक है, तो अगर एक बॉडी फ्लूइड से घिरी हुई है चारों तरफ से, तो फ्लूइड जो है प्रेशर डिफरेंस के कारण उस पर एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, वही फोर्स बॉयंट फोर्स कहलाता है, और जो फिनोमिनन है उसको बॉयंसी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स लगता है किसके कारण है, प्रेशर डिफरेंस के कारण। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द बॉयंट फोर्स ऑन अ बॉडी that is partially or totally immersed in liquid is equal to weight of the fluid displaced by it। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, अच्छा एक मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूँ, रिक्वेस्ट की है किसी ने। तो दिस इज द प्रीवियस स्लाइड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। चलो, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बॉयंट फोर्स है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है उसके वेट के बराबर बॉयंट फोर्स लगता है। ठीक है, तो पूरा डूबा हुआ है तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम सॉलिड का अंदर जाएगा, सबमर्ज्ड होगा। तो जो अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स है किसके बराबर होता है, V रो L। रो L इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। V इज वॉल्यूम सबमर्ज्ड, जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है। रो L इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड G इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा ये जो अपथ्रस्ट है या बॉयंट फोर्स है, इसके कारण बॉडी का एपारेंट वेट कम हो जाता है। जो एपियर होता है वेट वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो एपारेंट वेट है वो क्या होता है, वेट माइनस बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट, TH इज द अपथ्रस्ट। ठीक है, W क्या है, ट्रू वेट, एक्चुअल वेट, एंड TH इज अपथ्रस्ट। ठीक है, तो जो डिक्रीज इन वेट है वो हो गया W माइनस W एपारेंट, यानी अपथ्रस्ट के बराबर। जितना बॉयंट फोर्स लगेगा उतना वेट में चेंज आएगा, डिक्रीज होगा वेट का। ठीक है, तो जैसे बॉडी ने एयर में W वेट किया, वाटर में WW वेट किया और लिक्विड में WL वेट किया, तो फिर उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ठीक है, क्यों, वेट इन एयर किसके बराबर होता है, वेट इन एयर इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनटू G। ये O है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर क्या हो जाएगा, बॉयंट फोर्स हो जाएगा। ठीक है ना, यही जो वेट माइनस एपारेंट वेट, ये क्या हो जाएगा, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड
इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर में मेजर कर रहे हैं, इंटू जी। तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ये आ जाएगा तो ये हमको क्या दे देगा, रिलेटिव डेंसिटी दे देगा। ऐसी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड हम कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीके से, लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर। तो अगर देखो अब किसी लिक्विड की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखनी है, तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को एक तो लिक्विड में वेट किया और एक वाटर में वेट किया, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम ये रिलेशन भी याद रख सकते हैं कि लिक्विड में कितना वेट लूज किया उसने, तो वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, वाटर में कितना लूज किया, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ये अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मिल जाएगी। क्यों क्यों मिल जाएगी भाई, ये भी समझ लेते हैं। तो वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड क्या हो जाएगा, बॉयंट फोर्स इन लिक्विड। बॉयंट फोर्स इन लिक्विड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ठीक है, अब वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर क्या हो जाएगा, बॉयंट फोर्स इन वाटर। बॉयंट फोर्स इन वाटर इज वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर दे देगा। ठीक है, तो ये हमें क्या दे देगा, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा चलो, एक एग्जांपल है, इसको ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आता है। चलो इसको जल्दी से बता देते हैं। तो देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल क्या होगी, लॉस ऑफ वेट इन ऑयल डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। तो ऑयल में कितना वेट लॉस हुआ, तो 160 माइनस 136, ये ऑयल में लूज हुआ वेट। ठीक है, फिर लॉस ऑफ वेट इन वाटर इज 160 माइनस 130, तो 24/30 दैट इज 8/10, तो 0.8 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है कि a cubical block of wood 10 centimeter on a side floats at the interface between oil and water as in figure, with the lower face 2 centimeter below the interface. The density of oil is 0.6. The mass of block is. अरे देखो, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जैसे बॉयंट फोर्स क्या होता है, अभी हमने देखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम v है, रो डेंसिटी के लिक्विड में डूबा हुआ है, तो बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट क्या होता है, तो अपथ्रस्ट इज v इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। लेकिन कई बार अगर ऐसा दे दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ पार्ट एक लिक्विड में डूबा हुआ है, v1 वाला पार्ट एक लिक्विड में डूबा हुआ है, इसकी डेंसिटी है ρ1, और v2 वाला पार्ट एक दूसरे लिक्विड में डूबा हुआ है, इसकी डेंसिटी है ρ2। तो जो नेट अपथ्रस्ट आएगा वो किसके बराबर हो जाता है, v1 ρ1 g प्लस v2 ρ2 g। ये ध्यान रखना है कि जिस लिक्विड में जितना पार्ट डूबा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये अपथ्रस्ट आता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि ये वुड है, उसका कुछ पार्ट पानी में डूबा हुआ है। कितना डूबा हुआ है, 2 सेंटीमीटर डूबा हुआ है। इंटरफेस मतलब ये जो बाउंड्री है उसमें, तो 2 सेंटीमीटर नीचे डूबा हुआ है। क्यूबिकल ब्लॉक है, यानी हर साइड बराबर है, तो 8 सेंटीमीटर ऊपर है। तो अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तब ये इक्विलिब्रियम पर है, तो इसका जो वेट है mg वो किससे बैलेंस हो रहा होगा, नेट बॉयंट फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा। तो नेट बॉयंट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो बेस का एरिया है, क्यूब का जो बेस है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, फिर इंटू हाइट 2, इतना वॉल्यूम पानी में डूबा हुआ है। ठीक है ना, 100 इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इतना वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1। हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ सीजीएस यूनिट में दिया है, सीजीएस में ही सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हमारा आंसर भी सीजीएस में रहेगा, टाइम भी सेव होगा। प्लस ऑयल में कितना डूबा हुआ है, तो एरिया तो यहाँ भी 100 हो गया, हाइट कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, 2 पानी में थी तो 8 ऑयल में हो गई। ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी जो है वही उसकी डेंसिटी दे रखी है, तो ये डेंसिटी हो जाएगी सीजीएस यूनिट में 0.6। ठीक है, तो दिस इज द नेट बॉयंट फोर्स आ जाएगा, इंटू जी कर देंगे, जी से जी कट गया, सॉल्व करेंगे, मास आ गया 680 ग्राम। तो ऐसे ध्यान रखना है कि अगर अलग अलग लिक्विड में ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है तो नेट बॉयंट फोर्स क्या होता है कि v1 ρ1 g प्लस v2 ρ2 g। अगर 3 लिक्विड है तो प्लस v3 ρ3 g आ जाएगा। इस तरह से नेट बॉयंट फोर्स हम देख सकते हैं अगर डिफरेंट लिक्विड्स हैं वहां पर। तो चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोटेशन एंड इट्स
लॉस कि कोई बॉडी फ्लोट करेगी या नहीं करेगी, ये किस पे डिपेंड करता है। वैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप सबको पता ही होगा, फिर भी अगर बता देते हैं। वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगी, mg, विच इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। बॉयंट फोर्स, अगर बॉडी पूरी डूबी हुई है तो बॉयंट फोर्स क्या होगा, वॉल्यूम जितना डूबा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर ही हो जाएगा, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो अगर कोई भी बॉडी है हमारे पास, मान लो लिक्विड में अगर मान ले पूरा डूबा हुआ है, सपोज ऐसा मान लेते हैं, तो उसका जो वेट है, वेट क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी, ये इसका वेट हो गया। जो अपथ्रस्ट लगेगा वो क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब देखो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वेट ज्यादा होगा अपथ्रस्ट से तो बॉडी डूब जाएगी। ठीक है, वेट कब ज्यादा होगा, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है तो बॉडी डूब जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि इफ द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन द दैट ऑफ लिक्विड, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है, मतलब वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा है, तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी बॉटम में। अगर बराबर हो गए दोनों, डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर हो गए, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होगा तो बॉडी पूरी डूबी रहेगी और जहां पे छोड़ दोगे वहीं की वहीं रहेगी, मतलब डूबी हुई तो पूरी रहेगी, क्योंकि डूबी हुई रहेगी तभी बॉयंट फोर्स वेट के बराबर होगा। तो पूरी डूब के फ्लोट करती रहेगी, सरफेस पे छोड़ दोगे तो सरफेस पे रहेगी, अंदर कहीं छोड़ दोगे तो अंदर रहेगी। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, सो द बॉडी विल फ्लोट फुल्ली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। तो वो एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी, उसको जहां छोड़ दोगे वहीं पे वो रहेगी। या अगर उसको एक वेलोसिटी दे दोगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, फिर केस 3 जो है, इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हो गई, तो बॉडी की डेंसिटी कम हो गई मतलब वेट कम हो गया, अपथ्रस्ट ज्यादा हो गया, तो अपथ्रस्ट ज्यादा हो गया तो क्या होगा, बॉडी सरफेस पे आ जाएगी और फिर उसका पूरा पोर्शन लिक्विड के अंदर नहीं रहेगा, कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर रहेगा, कुछ बाहर आ जाएगा। क्यों, अब जब लिक्विड के अंदर रहेगा बॉयंट फोर्स इसके कारण ही लगेगा जो लिक्विड के अंदर लगेगा। फाइनली नेट फोर्स यहां भी जीरो हो जाएगा, बॉडी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, लेकिन कुछ पार्ट ही लिक्विड के अंदर सबमर्ज रहेगा, क्योंकि जो बॉयंट फोर्स है वो थोड़ा सा इमर्स होके ही वेट को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो अगर वेट अपथ्रस्ट से कम है तो बॉडी क्या करेगी, सरफेस पे फ्लोट करेगी, कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर होगा, कुछ पार्ट लिक्विड के बाहर होगा, और जितना पार्ट लिक्विड के अंदर होगा उस पे लगने वाला बॉयंट फोर्स पूरी बॉडी के वेट को बैलेंस कर देगा। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स कि डायनेमिक्स जो है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जब फ्लूइड फ्लो करता है वेसल के रिस्पेक्ट में उसको फ्लूइड डायनेमिक्स बोलते हैं। स्टैटिक्स मतलब फ्लूइड इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेसल, डायनेमिक्स मींस फ्लूइड इज फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेसल। ठीक है, तो फ्लूइड जो फ्लो करता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फ्लूइड के फ्लो को। तो एक होता है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो क्या होता है, स्टेडी फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी प्रेशर एंड डेंसिटी एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, तो अगर जो फ्लूइड के फ्लो में इस तरह से फ्लो हो रहा है कि हर पॉइंट पे प्रेशर डेंसिटी वेलोसिटी ये सब क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, टाइम के साथ नहीं बदलते हैं, तो उसको स्टेडी फ्लो बोला जाता है। In unsteady flow, the velocity, pressure and density at a point in the flow varies with time. Unsteady flow में वो टाइम के साथ क्या होते हैं, बदल सकते हैं। एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट पे हर समय अगर वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी सेम रहता है तो उसको स्टेडी फ्लो बोला जाता है, अगर वो बदल रहा है तो उसको अनस्टेडी फ्लो बोला जाता है। फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, तो in steady flow all the particles passing through given point follow the same path and hence a unique line of flow. This line or path is called a streamline. तो देखो क्या मतलब है कि अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है तो एक पॉइंट पे आने वाला हर पार्टिकल एक ही पाथ को फॉलो करेगा। जैसे ये पार्टिकल यहाँ आया, ये इस पाथ के अलॉन्ग गया, दूसरा यहाँ पे आया, वो भी इसी पाथ को फॉलो करेगा। तो एक यूनिक इसको लाइन ऑफ फ्लो बोला जाता है, जिस लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ फ्लो। ठीक है, तो इस तरह से लाइन ऑफ फ्लो होगा। अब दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब जब भी स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो इधर आने वाला पार्टिकल इधर ही जाएगा,
कहीं दूसरी लाइन में आने वाला पार्टिकल वहीं जाएगा, तो दोनों पार्टिकल कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, जैसे स्ट्रीम लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही लैमिनार फ्लो भी बोल देते हैं। तो लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, तो लैमिनार फ्लो इज द फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग वेल डिफाइंड स्ट्रीमलाइंस व्हिच आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। ठीक है, तो लैमिनार फ्लो में जो है क्या करते हैं, पार्टिकल्स एक वेल डिफाइंड स्ट्रीमलाइंस मतलब वही लाइन ऑफ फ्लो के अराउंड मूव करते हैं जो आपस में पैरेलल होती हैं। And in laminar flow, the velocities at different points in the fluid may have different magnitudes, but their directions are parallel. तो लैमिनार फ्लो में जो, ठीक है ना, जो फ्लूइड जा रहा है उसकी अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, मतलब ऐसे पैरेलल होती है, लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। इधर से डिफरेंट हो सकती है, v1 से ये v2 हो सकता है, लेकिन यहाँ हर पॉइंट की वेलोसिटी v1 रहेगी। ठीक है, और यहाँ हर पॉइंट की वेलोसिटी v2 के बराबर रहेगी। फिर the particles move in laminar और layer sliding smoothly over the adjacent layer। तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड का मोशन लेयर्स की फॉर्म में होता है, एक लेयर दूसरे पे आराम से क्या करती है, स्लाइड करती है। ठीक है, अब जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो जो होता है ये इररेगुलर फ्लो होता है, जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स का मोशन इररेगुलर टाइप का होता है। जैसे अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक नदी है अगर बिल्कुल शांत प्लेन इलाके में शांति से बह रही है, तो उसको हम लगभग लैमिनार फ्लो जैसा बोल सकते हैं। और एक झरना वगैरह उसको टर्बुलेंट फ्लो हम बोल सकते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। अब जो फ्लूइड डायनेमिक्स है इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरी होती है बर्नौलीज थ्योरम। तो ये दोनों हमें पता होना चाहिए फ्लूइड डायनेमिक्स के क्वेश्चंस को करने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए। और ये तभी सारी इक्वेशंस तभी वैलिड हैं जब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर एप्लीकेबल फॉर लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसके लिए ही ये सब चीजें एप्लीकेबल होती हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, तो जितना लिक्विड एक एंड से एंटर करेगा पर यूनिट टाइम, उतना ही दूसरे से निकल जाएगा, क्योंकि बीच में लिक्विड जो है इकट्ठा नहीं हो सकता, इकट्ठा हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। और ये हम तब की बात कर रहे हैं जब पूरी ट्यूब जो है लिक्विड से भरी हुई है, लिक्विड इज फिल्ड कंप्लीटली विद द, सॉरी, ट्यूब इज फिल्ड कंप्लीटली विद द लिक्विड, तभी ये सब चीजें वैलिड हैं। ठीक है, अगर पूरी ट्यूब लिक्विड से भरी हुई है तो जितना लिक्विड पर यूनिट टाइम एंटर करेगा एक क्रॉस सेक्शन से, उतना ही दूसरे क्रॉस सेक्शन से लीव करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, स्टेडी फ्लो में जितना मास फ्लूइड का एंटर कर रहा है एक क्रॉस सेक्शन से, उतना ही दूसरे क्रॉस सेक्शन से लीव करेगा। तो इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो वो क्या रहता है, कांस्टेंट। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो रेट ऑफ फ्लो इज dv by dt। तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, dv by dt, और ये किसके बराबर आता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, और ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसे, मान लो ये एक क्रॉस सेक्शन है, यहां से dt टाइम में लिक्विड कितना आगे बढ़ जाएगा, अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो v dt आगे बढ़ जाएगा। तो v dt आगे बढ़ गया तो ये जो वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ v dt। तो dv बाय dt इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जिस रेट से लिक्विड एंटर करता है उसी रेट से बाहर निकलेगा। तो dv बाय dt विच इज एरिया इंटू वेलोसिटी, दिस विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ठीक है, ये आ जाएगा, तो av कांस्टेंट हो जाएगा, तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 इंटू v2, ये आ जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये हमें ध्यान रखना है। चलो, जैसे कि कुछ को ट्राई करो, क्या आएगा आंसर। तो देखो इसमें क्या करना होता है हमको, अब a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 तो तब लगता है जब एक सिंगल ट्यूब है, अगर बीच में एक जंक्शन वगैरह आ गया, तो जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम करते हैं कि जितना करंट आएगा किसी जंक्शन पे उतना ही करंट जंक्शन से जाएगा, वैसे यहाँ पे करना पड़ता है हमको
कि जितना जिस रेट से लिक्विड एंटर करेगा किसी क्रॉस सेक्शन में उसी रेट से जाएगा। तो इस जंक्शन पे कितनी रेट से आ रहा है फ्लूइड, तो अब यहां से जो आ रहा है एरिया इंटू वेलोसिटी, तो एरिया कितना हो गया 0.12, वेलोसिटी कितनी हो गई 3। तो इतना फ्लूइड यहां से आ रहा है, दिस इज द रेट ऑफ इनकमिंग फ्लूइड इज इक्वल टू रेट ऑफ लीविंग फ्लूइड। तो जंक्शन से कितना फ्लूइड जा रहा है, तो 0.12 इंटू 1.5 ये यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे जाने वाला क्या हो जाएगा 0.18 इंटू वी। ठीक है, तो 12 इंटू 3 इज 36, तो आ जाएगा 0.36। ठीक है, 12 इंटू 1.5 इज दिस इज कितना आ जाएगा 0.12 इंटू 0.06, तो 0.18 आ जाएगा, प्लस 0.18 इंटू वी। 0.18 से कैंसिल कर दो सबको, तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। फिर बर्नौलीज थ्योरम जो है, तो बर्नौलीज थ्योरम जो है दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, कहती है कि जो एनर्जी है फ्लूइड की, अगर फ्लूइड का फ्लो स्टेडी फ्लो या लेमिनार फ्लो हो रहा है तो वो कंजर्व रहेगी। अब तो फ्लूइड की एनर्जी हम 3 तरह की डिफाइन करते हैं, तो प्रेशर एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम remains constant along a streamline in an ideal fluid flow। तो अगर एक आइडियल फ्लूइड है उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर ही होता है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये किसके बराबर होता है, हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, एक चीज मैं समझा भी देता हूँ कैसे हो रहा है अगर किसी को दिक्कत है। काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखता हूँ तो हाफ मास अपॉन वॉल्यूम इनटू वी स्क्वायर। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये ऐसे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाता है। ऐसी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है, रो जी एच। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो प्रेशर के बराबर ही होती है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, या कई बार एनर्जी पर यूनिट मास भी लिख सकते हैं, तो अगर इसको एनर्जी पर यूनिट मास लिख देंगे तो हाफ वी स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से उसको, और अगर वेट बोलेंगे तो mg से डिवाइड करेंगे, तो कुछ भी लिखा जा सकता है। जनरली यूज हम पहली वाली इक्वेशन ही ज्यादातर करते हैं। अब बाकी कई बार ऐसा ऑप्शन दिया हो तो इसको भी हम सही बोल सकते हैं, मतलब इसको मास से डिवाइड कर दिया तो दूसरी टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, इसको अगर हमने वेट से डिवाइड कर दिया तो जी से और डिवाइड कर देंगे, तो उस तरह से इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं। अब आगे इन टर्म्स का यूज क्या है, कई बार ये वर्ड यूज कर लेते हैं, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड या पोटेंशियल हेड। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर हेड इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट जो वेट है वो क्या हो जाता है, पी बाय रो जी। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट जो है वो क्या कहलाता है, काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड। तो अगर ऐसी टर्म्स कहीं पे यूज किए तो हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। अच्छा, अभी इसमें इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है इसका, बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, जिसको बोला जाता है टॉरिसेलीज थ्योरम, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। मतलब एक वेसल है, अगर उस टैप लगा रखा है या होल कर दिया ए एरिया का, एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, तो पानी कितनी वेलोसिटी से इस टैप से बाहर निकलेगा। तो इस टैप से पानी बाहर निकलेगा, तो पानी बाहर निकलेगा इस टैप से, तो कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा वो हमें देखना होता है। तो वो जो टैप से पानी बाहर निकलेगा इसकी जो वेलोसिटी है इसी को वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बोला जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स किसके बराबर होता है, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आता है √2gh अपॉन 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर। स्मॉल ए किसका एरिया है, टैप का एरिया है। कैपिटल ए किसका एरिया है, वेसल का एरिया है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अच्छा, मोस्ट एक्चुअल जनरल फॉर्मूला तो यही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेसल का एरिया है कैपिटल है वो टैप के एरिया से बहुत बहुत ज़्यादा होता है।
तो उस केस में वेलोसिटी को हम अंडर रूट 2gh लिख सकते हैं। जनरली तो यही वाला फॉर्मूला काम आता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। कई बार वेसल का एरिया दिया भी नहीं होता क्योंकि हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है, लेकिन अगर दिया है वेसल का एरिया तो हमें थोड़ा सा चेक करना है कि वो रिलेशन है कि नहीं, एरिया बहुत ज़्यादा है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें एक्चुअल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ यूजफुल रिजल्ट जो हेल्प कर देंगे। अगर एक वेसल में h हाइट तक, कैपिटल H हाइट तक पानी भरा हुआ है, हमने टॉप से h डेप्थ पे एक होल कर दिया, यानी बॉटम से h माइनस h, तो कुछ रिजल्ट्स जो हमें याद रखने हैं कि इस पानी ये जो बाहर निकल रहा है इसको ग्राउंड से टकराने में कितना टाइम लगेगा। तो ये पानी हॉरिजॉन्टली निकलेगा, तो इट इज लाइक अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, अगर h माइनस h हाइट से प्रोजेक्टाइल बाहर निकलता है, फेंकते हैं हम, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, अंडर रूट 2h/g। तो वो h की जगह h माइनस h आ जाएगा, तो ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स h माइनस h इंटू जी। फिर रेंज क्या होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से जो पानी बाहर आएगा इसकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2gh। अच्छा, ये जो फॉर्मूले में h है ये क्या है, टैप के ऊपर कितनी हाइट है लिक्विड की, ये h है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि टैप के ऊपर लिक्विड की कितनी हाइट है, दिस इज दी h। तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा इस होल से, तो इसके ऊपर कितनी हाइट तक है लिक्विड, h हाइट तक। तो कितनी वेलोसिटी से बाहर निकला, अंडर रूट 2gh। तो अंडर रूट 2gh को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज होती है उस रेंज के लिए, ठीक है, तो जो वेलोसिटी आई अंडर रूट 2gh उसको टाइम ऑफ फ्लाइट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2gh को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट जी से रूट जी कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा h इंटू h माइनस h। तो ये रेंज है, रेंज मतलब कि पानी जो है वेसल के एंड से कितना दूरी पर जाकर गिरेगा। ठीक है, अब रेंज मैक्सिमम कब होती है, रेंज मैक्सिमम होती है जब ये जहां पे हमने छेद किया उस छेद से ऊपर की डिस्टेंस, ऊपर की हाइट और नीचे की डेप्थ बराबर हो जाए। तो जब ये h स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगा तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि h जो है हाइट आधी हो जाएगी टोटल हाइट की। तो वो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने यहाँ पे, तो 2 अंडर रूट h/2 इंटू h माइनस h/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो h के बराबर, तो रेंज मैक्सिमम जो है वो हाइट के बराबर ही हो जाएगी जितनी हाइट तक पानी भरा है। लेकिन कब होगी, जब हम कहाँ पे होल करेंगे, उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि टॉप से अगर हम कुछ y नीचे जाते हैं और बॉटम से y ऊपर जाएंगे तो दोनों केस में रेंज क्या आएगी, सेम। यहाँ से जो रेंज आएगी वही रेंज यहाँ से भी आएगी, वो हम देख भी सकते हैं। अगर मैं h की जगह y रख दूंगा तो ये h माइनस वाई हो जाएगा, और बॉटम से अगर y रख देंगे तो ऊपर वाली डिस्टेंस h माइनस वाई हो जाएगी। तो वैसे ही टाइप है जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है कि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है, उससे छोटे और बड़े दो एंगल के लिए रेंज सेम आती है जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ भी h/2 पे रेंज मैक्सिमम होती है, और अदरवाइज हम टॉप से y नीचे जाएं चाहे बॉटम से y ऊपर जाएं, दोनों केस में रेंज सेम होती है। तो कई बार इसको भी यूज कर लिया जाता है क्वेश्चंस पूछने में, तो हमें ध्यान रखना है। चलो ये एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो क्या आंसर आएगा। चलो तो एक बार देख लेते हैं क्या करना है। तो क्या दे रखा है, वाटर इज फिल्ड इन अ कंटेनर अप टू हाइट 3 मीटर। A small hole of area A is punched in the wall of a container at a height 52.5 centimeter from the bottom. The cross-sectional area of the container is A and A by A is given. ठीक है, तो वेसल है, इसमें पानी भरा हुआ है 3 मीटर हाइट तक, और जो होल किया है हमने, तो वॉल ऑफ कंटेनर एट ए हाइट बॉटम से 52.5 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है कंटेनर का। अब देखो इसमें स्मॉल एरिया की बात की नहीं, और एरिया का रेशियो बहुत स्मॉल है भी नहीं, तो हमें वी स्क्वायर पूछा है, लेकिन ध्यान रखना वी नहीं पूछा, वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी वी स्क्वायर, तो ये वी होता है अंडर रूट में वी स्क्वायर आ जाएगा 2gh/1 माइनस ए बाय कैपिटल ए का होल स्क्वायर। लेकिन h ये वाली हाइट लेनी है अपने को, ठीक है, तो ये वाली हाइट हमको लेनी है। तो 3 मीटर में से इसको माइनस कर देंगे,
52.5 सेंटी। एक काम करता हूँ, अभी मैं सेंटीमीटर में कर लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो 2g को 10 लेना है, तो 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर। इसमें से 52.5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 247.5 अपॉन 1 माइनस 0.01 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 इंटू 247.5 अपॉन 0.99 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी, तो बता सकते हैं कितनी होगी। ये लेकिन किस में आया, ये आया सेंटीमीटर में। अपने को मीटर में कन्वर्ट करना है तो नीचे 100 कर देते हैं, मतलब दिस वाज इन सेंटीमीटर। मैंने इसको सेंटीमीटर में रखा था तो मीटर के लिए इसको मैं 100 कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 0 से डेसिमल हटा दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14, 15, 9 4 4950 अपॉन 99, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, a बाई ए 0.1 दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर लिखना है ना हमको। a बाई ए का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, तो ये 9 से कैंसिल कर सकते हो, तो 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 5 45 0, फिर ये आ जाएगा 11 5 जा 50, तो 50 इज द आंसर। तो 50 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम और कुछ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। So these are some of the important concepts of fluid mechanics.